वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान, और आज मैं आपसे बार्सिलोना स्पेन से बात कर रहा हूँ। ये बहुत ही खूबसूरत शहर है, सबसे द सेकंड बिगेस्ट सिटी इन स्पेन। लेकिन दुनिया में कहते हैं कि वन ऑफ द बिगेस्ट टूरिस्ट साइट्स है। और पिछले कई सालों से फ्रांस, अमेरिका और स्पेन के बीच में कड़ा मुकाबला चल रहा है कि विच वन इज़ गोइंग टू बी द मोस्ट विजिटेड, यानी टूरिज़्म के हिसाब से कौन सा सबसे बड़ा मुल्क है। और जिस तरह से हमारी खारिजा पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी चल रही है हमारे मुल्क की, मुझे लगता है कि स्पेन डेफिनेटली 1 या 2 स्पॉट्स पे जल्द ही पहुंच जाएगा। और बार्सिलोना के जो अट्रैक्टिव स्पॉट्स हैं वो नंबर 2 पर हैं। जो सबसे ज़्यादा हैं वो ग्रनाडा में जो अल अहमरा पैलेस है। मैंने अल अहमरा पैलेस के कई वीडियोस बनाए हैं जो मैं आपसे इन द फ्यूचर शेयर करूंगा। इस वीडियो में मैं थोड़े बहुत आपके साथ फोटोग्राफ्स और एक आध वीडियो शेयर करूंगा बार्सिलोना का। लेकिन इस कॉन्वर्सेशन में आज अप्रैल की 1 तारीख है, कल अप्रैल की 2 है, जिसे डोनाल्ड ट्रंप लिबरेशन डे कह रहे हैं। इस दिन वो अपने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे सारी दुनिया पर, ख़ास तौर से वो मुल्कों के ऊपर जिन्हें उनके सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स बेसेट कहते हैं डर्टी 15। 15 ऐसे मुल्क जो अमेरिका के ऊपर बहुत ज़्यादा टैरिफ्स और कस्टम्स लगाते हैं, उन पर अमेरिका कल रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगा देगा। अ, अभी तक तो टोटल अनसर्टेनिटी है कि किन मुल्कों पे लगेगा, कितना लगेगा। ये सारी चीज़ें और टोटली अनक्लियर। लेकिन उसके बावजूद एक्सपेक्टेशंस ये है, एटलीस्ट ट्रम्प पिछले 2-3 दिन से कह रहे हैं कि ही विल पुट इट अक्रॉस ऑल कंट्रीज, यानी सारे मुल्कों पर, ना ना कि सिर्फ टॉप 15 बल्कि सारी दुनिया की ऊपर वो टैरिफ लगा देंगे एट वेरियस लेवल्स। और वो शायद कल पता चले। तो उसका क्या असर होगा अमेरिका की इकोनॉमी पर, इंडिया की इकोनॉमी पर, दुनिया की इकोनॉमी पर, और दुनिया के जो दूसरे ममालिक हैं वो कैसा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं अमेरिका की इस कह अर्थक्वेक टाइप फॉरेन पॉलिसी की। तो उसके बारे में मैं आपसे आज बात करूंगा। लेकिन उससे पहले कॉन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं और इस वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। और इस वीडियो को देखें ज़रूर, खाली सुनिए मत, क्योंकि मैं बीच बीच में फ्लोरेंस के मुख्तलिफ फ़ोटोग्राफ्स और वीडियोस लगाते रहूँगा। सो देयर विल बी ए मिस मैच, यानी बात तो मैं करते रहूँगा ट्रेड की और इकोनॉमिक पॉलिसी की, लेकिन आप वीडियो देखेंगे फ्लोरेंस की, बार्सिलोना की और स्पेन की। एनीवे, तो पहले तो चक्कर ये है कि क्या, कल सवाल ये उठता है कि क्या यकीनन डेफिनेटली डोनाल्ड ट्रंप कल टैरिफ लगाएंगे, या ये एक बंदर भपकी है। दैट इज़ द पहला सवाल, क्योंकि इससे पहले भी कनाडा के ऊपर और स्पेन के ऊपर, मेक्सिको के ऊपर पॉलिस टैरिफ लगे थे, लेकिन वो इमीडिएटली चंद घंटों के बाद विड्रॉ कर लिए गए। फिर उन्होंने स्टील और वगैरह पे भी टैरिफ लगाए थे 25%, फिर उसको 10% कर दिया और फिर कम कर दिया। फिर कार्स के लिए भी उन्होंने टैरिफ कम कर दिए थे जो कनाडा और स्पेन से, मेक्सिको से आते हैं। तो इस तरह से देयर इज सो मच अनसर्टेनिटी, जिसकी वजह से मार्केट भी बहुत परेशान है। यूएस का पिछले 2 दिन से तो मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन इट हैज़ कम डाउन सिग्निफिकेंटली। अगर आप कंपेयर करते हैं पिछले, अगर आप देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद जैसा बूस्ट हुआ था मार्केट, वो पूरा उतर गया है। और 6-7 महीने पहले जो हाल था, उस लेवल पे आ गया। इट्स अराउंड 42,000 डाउ जोन्स इंडेक्स। तो लेकिन उसका असर क्या हो रहा है? तो एक तो सबसे बड़ा असर ये है कि अमेरिका की जो सबसे, कह सकते हैं कि जो सबसे महत्वपूर्ण सोर्स ऑफ अमेरिकन पावर और ताकत थी, वो अमेरिका के एलाइज थे। और वो, उस पर काफ़ी नेगेटिव असर पड़ रहा है। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि कोल्ड वॉर के दौरान जो सोवियत यूनियन था, उसकी ग्लोबल जीडीपी का शेयर कभी 12 से 15% से ज़्यादा कभी नहीं हुआ। लेकिन अमेरिका 50 से 40% तक ग्लोबल इकोनॉमी का शेयर था, अमेरिकन जीडीपी। तो अमेरिका खुद सोवियत यूनियन से तकरीबन 3 गुना बड़ा था। लेकिन जो अमेरिका के एलाइज थे, जापान और यूरोप, वो भी सोवियत यूनियन से बड़े थे इकोनॉमिकली। अब भी अगर आप देखते हैं और अगर चाइना को लेते हैं एज अमेरिका चैलेंजर,
तो यूरोप यूरोपियन यूनियन की जो इकोनॉमी है वो तकरीबन चाइना के बराबर है। चाइना की अब 20 ट्रिलियन डॉलर के करीब है। यूरोप की 18 ट्रिलियन डॉलर के करीब है, या टोटली अगर ले लें तो 23 ट्रिलियन डॉलर है, डिपेंडिंग ऑन आईएमएफ का डेटा ले रहे हैं या वर्ल्ड का ले लें तो तकरीबन चाइना और यूरोपियन यूनियन बराबर बराबर है। और अमेरिका चाइना से 1.5 गुना ज़्यादा है। लेकिन अगर आप यूरोप और अमेरिका को मिला देते हैं जैसा कि नेटो के साथ, तो आप सडनली यू विल सी कि अमेरिका 2.5 गुना ज़्यादा बड़ा हो जाता है अपने सबसे बड़े चैलेंजर चाइना से। सो दैट इज ए सीक्रेट सोर्स ऑफ अमेरिका का मेजर पावर, इसको फोर्स मल्टीप्लायर भी कह सकते हैं, जो थ्रू आउट पिछले 70-80 साल से अमेरिका की खुद ताकत थी और उसके एलाइज की ताकत है। फिल वक्त अगर आप 1 साल पहले चले जाते हैं बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौर में, तो अमेरिका के जो एलाइज थे सारा का सारा यूरोप अमेरिका के साथ नेटो के थ्रू, नॉर्थ अमेरिका यानी कनाडा और मेक्सिको भी अमेरिका के साथ, जापान और साउथ कोरिया और फिलीपींस एशिया में ये अमेरिका के एलाइज हैं, वो भी ट्रीटी के थ्रू। और उसके अलावा ताइवान। तो फिर इंडिया के साथ भी ताल्लुकात इतने अच्छे हो गए थे। तो अमेरिका वॉज ए बिग फोर्स। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप की जो फॉरेन पॉलिसी है इसके वजह से ये सारे एलाइज अब अमेरिका को दोस्त नहीं बल्कि एक सोर्स ऑफ इकोनॉमिक चैलेंज या इकोनॉमिक दुश्मन भी कह सकते हैं। जर्मनी के जो नए प्रेसिडेंट आए हैं, उन्होंने ये बात कही कि वी वांट इंडिपेंडेंस फ्रॉम यूएसए, यानी जर्मनी के जो नए प्रीमियर आए हैं वो कह रहे हैं कि हमें अमेरिका से आज़ादी चाहिए। जो कनाडा के नए प्राइम मिनिस्टर आए उन्होंने कहा कि जो हमारी रिश्ता था अमेरिका के साथ, द ओल्ड रिलेशनशिप दैट वी हैड विद द यूनाइटेड स्टेट्स, द टाइटेस्ट ऑफ मिलिट्री एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप इज नाउ ओवर। यानी इतनी मजबूत और करीबी जो हमारा रिश्ता था मिलिट्री और इकोनॉमिक अमेरिका के साथ, वो अब ख़त्म हो गया है, यानी ब्रेकअप हो चुका है कनाडा और अमेरिका का। तो इस तरह से अमेरिका ने अपने कई एलाइज, मेक्सिको, कनाडा, यूरोप, जर्मनी, इन सबको एक कसम से दूर कर दिया है। पोलैंड के जो प्रेसिडेंट है वो अब खुलेआम बात कह रहे हैं कि वो न्यूक्लियर पावर की तलाश में जाएंगे। ही इज टॉकिंग ऑफ हैविंग न्यूक्लियर वेपन्स, यानी न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन भी बढ़ सकता है इस पॉलिसी के तहत। एक जो सबसे मेरी नज़र में सबसे परेशान कुन डेवलपमेंट जो हुई है वो ये है कि जापान और साउथ कोरिया, जो अमेरिका के ट्रीटी पार्टनर थे, यानी मिलिट्री अलायंस है इनके साथ कई सालों से, 50 साल से ज़्यादा अमेरिका ने साउथ कोरिया के लिए जंग भी लड़ी है, नॉर्थ कोरिया के खिलाफ। तो ये दोनों ने अनाउंस किया है कि वो चाइना के साथ मिलकर जॉइंट रिस्पांस देंगे अमेरिका के टैरिफ्स। यानी अमेरिका ने अपने एशियन एलाइज को, जो सबसे मतलब एशिया की जो टॉप इकोनॉमीज हैं फिल वक्त, वो जापान, इंडिया, साउथ कोरिया है, चाइना के अलावा, दैट इज चाइना, इंडिया, जापान, चाइना, जापान, इंडिया, साउथ कोरिया, ये है रैंकिंग एशियन इकोनॉमीज की। और उसमें से तीन, चाइना, जापान और साउथ कोरिया, हैव बिकम पार्टनर्स। वो भी नॉट जस्ट पार्टनर्स, ट्रेडिंग तो वो करते ही हैं, बल्कि अब वो स्ट्रेटेजाइज करेंगे अमेरिका को रिस्पॉन्ड करने के लिए एज इफ दे आर एलाइज। यानी उन्होंने अपने एलाइज को अपने दुश्मन के एलाई बना दिया। चाइना हैज ऑल्सो रीच्ड आउट टू इंडिया, वो इंडिया के साथ भी कोऑर्डिनेट करना चाहता है अमेरिका के ट्रेड पॉलिसीज के खिलाफ। तो इट इज गोइंग टू बी ए ह्यूज, मतलब जियोपॉलिटिकली कह सकते हैं कि जो जियो इकोनॉमिक पॉलिसीज बना रहा है अमेरिका, वो जियोपॉलिटिकली खुद अमेरिका के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट और लॉन्ग टर्म, क्या कहना चाहिए, मिलिट्री और हेजेमोनिक डोमिनेशन के खिलाफ। अब यूरोप कह रहा है कि दे हैव प्लान्ड ए स्ट्रॉन्ग एंड कलेक्टिव रेस्पॉन्स। फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, बर्तानिया, ये सब मिलके जॉइंटली एक रेस्पॉन्स देंगे, जैसा चाइना, जापान और साउथ कोरिया मिलके जॉइंटली रेस्पॉन्ड करने वाले हैं ट्रम्प के टैरिफ्स को। कल यूरोप ने तो बाकायदा धमकी दी है कि अगर आप हम पे इस तरह करें तो वी हैव प्रिपेयर्ड ए प्लान टू अटैक यू। यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट का ये बयान आया है। कनाडा पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि वो यूरोप के साथ मिलके रिस्पॉन्ड करे। उससे इतना परेशान हो गए थे डोनाल्ड ट्रंप कि उन्होंने धमकी दी कि अगर यूरोप और कनाडा अपने रिस्पॉन्सेस को कोऑर्डिनेट करते हैं तो वो कनाडा और यूरोप के ऊपर मजीद बहुत ही ज़्यादा टैरिफ्स लगा देंगे।
तो इसका क्या असर होने वाला है ग्लोबल इकोनॉमी पर, अमेरिकन इकोनॉमी पर? क्या इसे अमेरिका में जो मकसद है, उसका मकसद सिर्फ ये है कि अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग आ जाए, अमेरिका में दोबारा फैक्ट्रीज आ जाए, वो सारे फैक्ट्रीज, वो सब फैक्ट्री के जॉब्स जो कनाडा चले गए, मेक्सिको चले गए, खासतौर से चाइना चले गए, वो वापस आ जाएं। एक ये, ही वांट्स मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स इन अमेरिका। जो दूसरा है उसके नेशनल सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन है। देखिए, बास चीज़ें आपको अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए, जैसा एल्यूमिनियम है, स्टील है, ये जो हवाई जहाज़ों में टेक्नोलॉजी जाती है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, सेमी कंडक्टर्स है, सोलर सेल्स है, मिसाइल्स के अंदर जो कंपोनेंट्स जाते हैं, ये सारे के सारे, मतलब अगर आपके मुल्क में नहीं बनते हैं तो आपकी जो सिक्योरिटी है दैट इज ऑलवेज एट अ रिस्क। अभी तो सबके सेमीकंडक्टर्स ताइवान में बनते हैं, अगर चाइना ताइवान पे अचानक हमला करके कब्जा कर लेता है, तो दूसरे सारे मुल्क जो ताइवान पे डिपेंडेंट है और सप्लाई चेन डिपेंडेंट है फॉर सेमीकंडक्टर्स, कंप्यूटर्स से लेके मिसाइल्स, रॉकेट्स, एयरफोर्स वगैरह, वो सारे के सारे ठप हो जाएंगे। तो तो लॉजिक तो बाज मामलात में सही है, बट ओवरऑल उसका क्या असर होने वाला है, ये सवाल उठता है। तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की एस्टिमेट्स हैं कि अगर इसी तरह से टैरिफ्स डोनाल्ड ट्रंप लगाते हैं और उसकी जवाबी कार्रवाई में दूसरे मुल्क अमेरिका के ऊपर भी टैरिफ बढ़ा देते हैं, तो दुनिया में 7 से लेकर 12 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हो जाएगा ग्लोबल इकोनॉमी। तो ग्लोबल इकोनॉमी 105 106 ट्रिलियन डॉलर की है। उसको ले लें आप 100 ट्रिलियन डॉलर तक, ताकि हिसाब किताब रखने। तो इट विल फॉल फ्रॉम 100 से 90 के करीब हो जाएगी ट्रिलियन डॉलर। यानी बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि दुनिया में से जापान, जर्मनी, जो तीसरी और चौथी बड़ी इकोनॉमीज है दुनिया की, जापान, जर्मनी और टर्की और सऊदी अरेबिया, ये 4 मुल्कों को दुनिया से निकाल दे, उतना बड़ा असर होगा ऑन द ग्लोबल इकोनॉमी, अगर ये टैरिफ्स की जंग चलते रही। दूसरी चीज़, क्या अमेरिका के लिए ये फ़ायदेमंद है? नहीं, अमेरिका में भी कई चीज़ें नुकसानदेह हो जाएंगी। तो तो पहले मैं आपको उसकी लॉजिक समझाता हूँ ये टैरिफ्स की, और फिर वो कैसा फेल होती वो भी समझाऊंगा। मिसाल के तौर पे आप कार्स ले लें। तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अगर वो फॉरेन कार्स पर, यानी ये चाइना की इलेक्ट्रॉनिक ईवीज पर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर, यूरोप की लग्जरी कार्स पर, अगर वो 5% या 10% या 20%, 25% कह रहे हैं, वो चाइना पे तो 100% से ज़्यादा लग गई है टैरिफ। तो अगर वो 25% टैरिफ लगा देते हैं मिसाल के तौर पर, तो जो 40,000 की जो गाड़ी है, BMW या मर्सिडीज, वो बन जाएगी 50,000 की। तो डोनाल्ड ट्रंप की लॉजिक ये है कि 50,000 की BMW खरीदने के बजाय लोग जाकर 30 35 40 हज़ार की अमेरिकन अमेरिकन गाड़ियां खरीद लेंगे, जिससे अमेरिकन गाड़ियों की सेल्स बढ़ेगी। तो दैट इज़ द लॉजिक कि फॉरेन कार्स अगर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए, तो मजबूरन लोग डोमेस्टिक कार्स खरीदने लगेंगे, तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़ जाएगी। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने से फैक्ट्रीज और एक्सपैंड होने लगेंगी, जिसकी वजह से डोमेस्टिक जॉब इंडस्ट्री में जॉब्स क्रिएट होंगे। लेकिन 2019 में डोनाल्ड ट्रंप ने फॉरेन वॉशिंग मशीन्स पर भी इस तरह से टैरिफ बढ़ा दिए थे। लेकिन उससे क्या हुआ? यकीनन फॉरेन की जो वॉशिंग मशीन्स थे वो महंगे हो गए थे, तो अमेरिकन फॉरेन के वॉशिंग मशीन्स खरीदना छोड़कर वो डोमेस्टिक मशीन्स खरीदने लगे। तो जब डोमेस्टिक मशीन्स का डिमांड बढ़ा, तो उन्होंने उसकी कीमतें भी बढ़ा दी, और तकरीबन 35% कीमत बढ़ गई अमेरिका के डोमेस्टिक वॉशिंग मशीन्स की। तो मिसाल के तौर पे, अगर से कि 5,000 है उसकी कीमत, 5,000 से उन्होंने 10,000 कर दी फॉरेन मशीन्स की। तो जो डोमेस्टिक मशीन्स थे 3 4 हज़ार के, उनका डिमांड बढ़ गया, तो वो 3 4 हज़ार से जाके 6 7 हज़ार हो गए। तो उससे ये हो रहा था कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स भी महंगे होने लगे। तो अमेरिकन डोमेस्टिक प्रोडक्ट खरीद तो रहे थे, लेकिन उसका इन्फ्लेशनरी इफेक्ट हो गया इकोनॉमी पर। तो उससे कह रहे हैं कि वेरी क्विकली अमेरिका का जो करंट इन्फ्लेशन 3% से नीचे है,
वो जाके सीधा 5% तक हो सकता है, या उससे भी ज़्यादा जाके 6-7% से आ जाए। तो अमेरिका जैसे इकोनॉमी में, डेवलप्ड और एडवांस्ड इकोनॉमीज में इस तरह का इन्फ्लेशन कैन बी वेरी डिसरप्टिव। उससे ग्रोथ रुक जाता है, इन्वेस्टमेंट्स रुक जाते हैं, वगैरह। तो काफ़ी नुकसान हो सकता है इकोनॉमिक ग्रोथ का, और जीडीपी श्रिंक होके इकोनॉमी रिसेशन में आ सकती है। गोल्डमैन सैक्स ने पिछले एक हफ्ते में, पहले कहते थे 20% चांस है कि अमेरिकन इकोनॉमी रिसेशन में आ जाएगी। उसका मतलब ये है कि 2 क्वार्टर मुसलसिल नेगेटिव ग्रोथ, यानी जीडीपी बढ़ने के बजाय कम हो जाए, तो इकोनॉमी रिसेशन में आ जाती है, यानी वो श्रिंक होने लगती है, छोटी होती जाती है। तो अब वो कह रहे हैं कि 35% चांस है कि अमेरिका की इकोनॉमी विल कम आउट इन रिसेशन। तो इस पे भारत पर क्या असर होने लगा? तो भारत की जो स्ट्रैटेजी रही है, इट हैज़ बीन स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम एवरीबडी एल्स। तो इंडिया ने पहले दो चीज़ें की है, जो बाज़ लोग कहते हैं विल हेल्प इंडिया, और बाज़ लोग कह रहे हैं विल नॉट हेल्प इंडिया। ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या असर होता है। लेकिन जहाँ तक स्ट्रैटेजी का सवाल है, इंडिया ने दो चीज़ें की हैं। एक, इंडिया ने खुद अपनी तरफ से कई टैरिफ्स नीचे कर दिए। मिसाल के तौर पे लग्जरी कार्स पे 150% से 70% लेकर आ गए। मोटरसाइकिल्स, हार्ले डेविडसन पे उस पे कम कर दिया। जो शराब आती थी केंटकी से, वो जिम बीन कहते हैं उसको, उसको 150% से 100% कर दिया है। लेकिन अब भी बास आइटम पे 100%, 80-70% है। जब ऐसे नंबर सुनते हैं तो उनका दिमाग घुन होने लगता है डोनाल्ड ट्रंप का। अगर पूरे प्रोडक्ट्स ले देख लें आप, जो अमेरिका और इंडिया के बीच में जो ट्रेड होता है, इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर इस वक्त अमेरिका है। तकरीबन 20-22% इंडिया के एक्सपोर्ट्स अमेरिका को जाते हैं। तो इंडिया के लिए अमेरिका की इकोनॉमी और अमेरिका के इंपोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो रुक जाएं तो 2-3% से इंडिया की जीडीपी श्रिंक हो जाएगी, और 2-3% इज अ लॉट ऑफ थिंक 20 से लेकर 30 बिलियन डॉलर तक का नुकसान हर साल होने लगेगा। सो इंडिया की तरफ से जो जो टोटल टैरिफ्स लगते हैं अमेरिका को, पूरे गुड्स जो अमेरिका के आते हैं अमेरिका में, उस पर तो एवरेज अगर करें तो 9.5% है आफ्टर रिडक्शन। यानी पहले कुछ 15-16% के करीब था, अब 9.5% हो गया। यानी इंडिया तकरीबन 9 से लेकर 9.5% तक कस्टम्स लगाती है ऑन एवरीथिंग। यानी बाज़ चीज़ों पे कुछ भी टैरिफ नहीं होगा, बाज़ चीज़ों पे 70% है, 100% है, वैसा। और अमेरिका सिर्फ 3% टैरिफ लगाता है इंडिया के सारे एक्सपोर्ट्स पर। तो यानी एक 6-6.5% का गैप फर्क है। तो अगर रेसिप्रोकल टैरिफ लगा देता है ट्रम्प, तो इंडिया के ऊपर भी 9 से 10% टैरिफ लग सकते हैं, जिसका जैसे मैंने कहा 20-25 बिलियन डॉलर का नुकसान हो सकता है। लेकिन जो दूसरी चीज़ इंडिया ने की है विच इज़ वेरी पॉजिटिव, वो ये है कि इंडिया ने एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट का डिस्कशन फौरी शुरू कर दिया। जब नरेंद्र मोदी यहाँ आए थे डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए, उस वक्त ये नेगोशिएशन शुरू हुए। उसके बाद गोयल जो इंडिया के ट्रेड मिनिस्टर है वो भी यहाँ हैं, और पिछले हफ्ते अमेरिका के डेप्यूटी कॉमर्स सेक्रेटरी भी इंडिया आए थे, और ये नेगोशिएशंस चल रहे हैं। एक्सपेक्टेशंस ये है कि सितंबर में जब क्वाड की समिट होगी और डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आएंगे, तो जब बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट का अनाउंसमेंट होगा। दैट इज व्हाट द टाइमलाइन इज। यानी जो एक्सपेक्टेशंस है कि जब तक ये डिसाइड हो जाएगा। आई आई डोंट नो। देखिए, इंडिया का बरतानिया के साथ कब से चल रहा है, बोरिस जॉनसन के ज़माने से चल रहा है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की नेगोशिएशंस। यूरोपियन यूनियन की कई सालों से चल रहा है। जब न्यूजीलैंड से 15 साल पहले शुरू हुआ था, फिर रुक गया, फिर अब शुरू हो रहा है। सो अमेरिका के साथ इतना चंद महीनों में इतना कॉम्प्लिकेटेड बायलैटरल ट्रेड, इट्स नॉट अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड यानी सारे का सारा ज़ीरो हो जाएगा दोनों तरफ। इंडिया डज नॉट वांट टू डू दैट। इंडिया डरा हुआ है कि अगर वो अपने एग्रीकल्चरल जो चीज़ों पर, जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पर अगर वो अपना कस्टम्स नीचे कर देता है, तो इंडिया के बिल्कुल खेती बाड़ी बंद हो जाएगी। वे वेरी वरीड अबाउट द एग्रीकल्चर, और फार्मर्स के साथ वैसे भी नरेंद्र मोदी के ताल्लुकात ठीक नहीं हैं। लेकिन वो अग्रीमेंट्स
नेगोशिएट करना इसलिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और मुश्किल है। डोनाल्ड ट्रंप ने 2 दिन पहले अनाउंस किया कि हमको खबर मिली है कि इंडिया इज गोइंग टू रिड्यूस इट्स टैरिफ बाय सिग्निफिकेंट मार्जिन। यानी वो साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस कर रहे हैं इंडिया के ऊपर, बेसिकली साइकोलॉजिकल गेम्स खेल रहे हैं इस तरह के बयानात देकर। तो इंडिया की तरफ से तो कोई ऐलान नहीं आया कि वी आर सडनली गोइंग टू ड्रॉप मोर हमारे टैरिफ्स, लेकिन एक पॉसिबिलिटी है कि चंद एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जैसा कि सोया बीन्स हैं और शायद कॉर्न, इन दोनों प्रोडक्ट्स पर इंडिया अपने टैरिफ्स कम करेगा। लेकिन डर ये है कि अगर वो कम हो जाते हैं तो इंडिया की मार्केट में अमेरिका के सोयाबीन्स और कॉर्न बिल्कुल फ्लड कर देगा इंडियन मार्केट्स को। और इन प्रोडक्ट्स पर वैसे भी चाइना ने काफ़ी टैरिफ्स बढ़ा दिए हैं, खासतौर से सोयाबीन्स पर। और चाइना ने तो बाकायदा अमेरिका के सोयाबीन्स लेना छोड़कर ब्राज़ील से ख़रीद रहा है सोयाबीन्स। सो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि वो जो चाइना को चीज़ें नहीं जा रही, ट्रम्प वांट्स टू पुश देम टुवर्ड्स इंडिया। तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड नेगोशिएशंस है। अभी तक तो हम लोग बिल्कुल ऐसा जैसे कि अंधों की तरह टटोल रहे हैं कि क्या क्या है, क्या लगेगा, कब लगेगा। कल थोड़ी हमारी आंखें खुलेंगी जब हमको पता चलेगा कि किस किस कंट्रीज के खिलाफ कितना कितना टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप ने लगाए हैं, और उसके फौरी बाद जो जवाब आएंगे दूसरे मुल्कों के बाद, तो देन वी विल हैव ए मच क्लियर आइडिया। तो होपफुली इस वीकेंड पर जब मैं आपसे कॉन्वर्सेशंस करूंगा तो आई शुड बी एबल टू गिव यू ए मच बेटर पिक्चर कि एक्चुअली हुआ क्या है। लेकिन कल लिबरेशन डे, डोनाल्ड ट्रंप इसको बार बार लिबरेशन डे कर रहे हैं, अमेरिका की आज़ादी का, अमेरिकन इकोनॉमी की आज़ादी का। ये जो ग्लोबलाइजेशन के चुंगल में फंसा हुआ है अमेरिका का, कल आज़ाद हो जाएगा। लेट अस सी। ऑलरेडी अमेरिका की जो इन्वेस्टर्स है, बैंक्स है, प्राइवेट कंपनीज हैं, फार्मर्स हैं, ये सब परेशान हैं। और मेनी ऑफ देम आर सपोर्टर्स ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप गवर्नमेंट का भी साइज कम कर रहे हैं, तो दैट इज क्रिएटिंग अनदर प्रॉब्लम कि जो मसाइल पैदा होंगे उसको डील करने के लिए गवर्नमेंट में लोग नहीं होंगे। सो दैट इज अनदर इशू जो अमेरिका की इकोनॉमी को हर्ट कर सकता है, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टैरिफ्स, कि लोगों को दनादन वो फायर किए जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर अब आईआरएस टैक्स का सीज़न है, 15 अप्रैल तक सारे के सारे लोग टैक्स भेजेंगे। अब आप फ़ोन करके देखें, आपको 10-10 12-12 घंटे फ़ोन पे वेट करना पड़ता है, फिर भी आपको कोई बंदा नहीं मिलता। आज से 3-4 साल पहले फ़ोन करते थे, आपको फटाक से देयर वुड बी पीपल आंसरिंग द कॉल और आपके सवाल का जवाब देते। तो गवर्नमेंट का साइज श्रिंक होने से सर्विसेज की डिलीवरी में काफ़ी प्रॉब्लम हो रहे हैं, और जो प्रॉब्लम्स पेश आएंगे उसको सॉल्व करने के लिए भी बंदे नहीं होंगे। सो इट्स लाइक ए डबल वैमी होने वाला है अमेरिकन इकोनॉमी पर। अल्लाह बचाए। तो एनीवे, आप होपफुली आप लोगों को ये कॉन्वर्सेशंस सोचने पर मजबूर किया हुआ है। लेट अस सी के मतलब मेरे लिए जो सबसे इंटरेस्ट की बात है कि क्या इंडिया और चाइना मिलकर कोऑपरेट करते हैं इन रिस्पोंडिंग टू द यूएस चार्ज। अभी तक इंडिया इज द ओनली कंट्री जिसने किसी के साथ पार्टनर नहीं किया है, हैज़ बीन गोइंग अलोन, बिकॉज वो अमेरिका को अपसेट भी नहीं करना चाहता एंड इज ट्राइंग टू बेसिकली सेव इट्स टैरिफ्स थ्रू बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट। और होपफुली आपको जो मैं तस्वीरें वगैरह लगा रहा हूँ बार्सिलोना के, वो आपको पसंद आए। प्लीज़ कॉन्वर्सेशन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, और इस वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान। टेक केयर।